नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। पिछली क्लास में हमने चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया था और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में उससे आगे। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक ही हमारा कूलाम का नियम। क्या है फर्स्ट टॉपिक? कूलाम का नियम। क्या है फर्स्ट टॉपिक? कूलाम का नियम। तो एक बार मैं हेडिंग डाल देती हूँ, कूलाम नियम। इसी को स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं ना। कूलाम का नियम स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता देती हूँ, जो आपने पढ़ भी रखा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, मान ले लेटस दैट डिस्टेंसेस आर। तो इस दुनिया में कोई भी दो द्रव्यमान हो सकते हैं। अगर दो द्रव्यमान एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, मान लिया मैंने डिस्टेंस कितना है आर, तो इसके बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या होता है? इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफलों के समानुपाती होता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां से अगर समीकरण 1 और 2 को मर्ज करें तो यहां से हमको मिलता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी इसी को बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये फोर्स आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस फोर्स से आप सभी अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हैं, ठीक है, कि कोई भी दो द्रव्यमान है वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ये आपने पढ़ रखा है। आई होप आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। तो इसी फोर्स से मिलती जुलती शक्ल का एक और फोर्स है जिसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम, ठीक है। इसके जैसे ही मिलती जुलती शक्ल का एक और फोर्स है, ये है कूलाम फोर्स, ठीक है। कौन सा फोर्स है? कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स भी इसी के जैसा ही होता है लगभग। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश अगर एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, मैंने आपको चार्ज के टाइप बताए, मतलब आवेशों के प्रकार बताए। तो चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हुए हैं तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हैं तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो चार्ज जो है वो दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, प्लस प्लस है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। प्लस और माइनस है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। मतलब ये जो कूलाम बल है वो आकर्षण बल भी होगा और प्रतिकर्षण बल भी होगा, क्योंकि ये चार्जेस को आकर्षित भी कर रहा है और प्रतिकर्षित भी कर रहा है, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना। तो एक बार मैं लिख देती हूँ कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम ने एक नियम दिया इसके अनुसार, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। के अनुदिश कार्य करता है। इसे कूलाम का नियम तथा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अभी इससे आगे, ठीक है, तो यहां मैं बना देती हूँ डायग्राम। दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। दो चार्ज है Q1 और Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसको मैंने लिख दिया है R। ये एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का नेचर किस प्रकार से होगा, तो इनके बीच लगने वाला बल जो है उसको हम लिखेंगे। इसको मैं एक बार लिख देती हूँ। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। परिमाणों का मतलब होता है केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर जैसे यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज, तो आपको साइन नहीं लेना है, केवल चार्जेस को ही लेना है, केवल आवेशों को ही लेना है, प्लस और माइनस को नहीं लेना है, केवल इनका मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, तो F प्रोपोर्शनल होगा
दोनों चार्ज क्या है Q1 और Q2, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का गुणनफल। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2। इसको मैंने कहा है समीकरण नंबर 1। अब F प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इनके बीच की दूरी क्या है r, इसका वर्ग r स्क्वायर और इसके व्युत्क्रमानुपाती। अगर समानुपाती होता है तो इसको हम जस्ट इसके सामने लिखते हैं, अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको हम इनवर्स में लिखेंगे, मतलब 1 में लिखेंगे। तो ये क्या होगा 1/r स्क्वायर। इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या लिख सकती हूँ, F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब वापस यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, तो इसको जैसे मैंने हटाया है तो F बराबर एक कांस्टेंट आया K और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये हो जाएगा आपका फोर्स। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो K है वो क्या है, समानुपातिक नियतांक। मतलब इस साइन को हटाने के बाद कौन सा आया, तो इसका यहाँ पर K जो है वो क्या है, लिख देती हूँ मैं इसको, जहां K क्या है समानुपातिक नियतांक है। ठीक है, इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख देती हूँ, जिसका मान, अभी ये जो K है इसका मान, K एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान इधर ही लिख देती हूँ, जिसका मान दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित, दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना इस बात को, इस K का मान किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, जो दोनों चार्ज हैं उन दोनों के मध्य जो भी मीडियम उपस्थित है उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है और एक मापन की पद्धति के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर मापन की पद्धति चेंज हुई, जैसे SI है, SI से अगर CGS लिख दिया हमने तो इस K का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और माध्यम की प्रकृति मतलब अगर कोई भी दो चार्ज है, जैसे वो निर्वात या फिर एयर के अंदर रखे हुए हैं, तो इसके मध्य में लगने वाला फोर्स डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मैंने इन दोनों के मध्य, ठीक है, एयर या वायु की जगह अगर मैंने इन दोनों चार्ज के बीच का मीडियम चेंज कर दिया, जैसे मैंने इन दोनों चार्ज को पानी में रख दिया या फिर तेल में रख दिया या किसी नाली में रख दिया, तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्स चेंज क्यों होगा, क्योंकि K चेंज होगा। K डिपेंड कर रहा है इन दोनों के ऊपर, माध्यम की प्रकृति के ऊपर अगर K डिपेंड कर रहा है तो K अगर चेंज होगा तो F का वैल्यू भी चेंज होगा। इससे आगे हम देखते हैं कि A का वैल्यू किस तरीके से माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यहाँ तक का आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े इससे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
इससे जो कूलाम का बल है वो दो बिंदु आवेशों के मध्य ही कार्य करता है। ठीक है, अगर कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश है, स्थिर होने चाहिए, दोनों चार्ज अगर स्थिर है, रुके हुए हैं, तो कूलाम का नियम जो है वो लगेगा। और ये दोनों चार्ज जो है वो क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ठीक है, बड़े आवेशों के लिए ये नहीं लिखते हैं, ये इसका लिमिटेशन भी है। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि जो K है इसका मान माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, K का मान माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से निर्भर करता है। K का मान यहाँ मैं लिख देती हूँ, SI पद्धति में K का मान। ठीक है, अब SI पद्धति में K का मान, इसके अंदर दो कंडीशन बन सकती है। अगर दोनों चार्जेस को हमने निर्वात में रखा है, निर्वात या वैक्यूम या एयर के अंदर रखा है, तो भी सेम कंडीशन होगा। और अगर दोनों चार्जेस को हमने किसी मीडियम के अंदर रखा है, तो इसमें मैं लिख देती हूँ, यदि दोनों आवेश निर्वात में रखे हों, निर्वात का मतलब है वैक्यूम। एयर के लिए भी आप सेम कंडीशन ले सकते हो, वैक्यूम वाले। तो ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। ठीक है, दो चार्जेस हैं Q1 एंड दूसरा है Q2। इन दोनों को मैंने रखा है R डिस्टेंस पर। ठीक है, निर्वात के अंदर रखा है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो कैसा होगा। अगर दोनों चार्ज निर्वात में रखे हैं तब K का वैल्यू क्या होगा। दोनों चार्ज निर्वात में रखे हैं तब K का वैल्यू क्या होगा, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये विद्युतशीलता क्या होता है, देखो इंग्लिश में इसका वर्ड देखो परमिटिविटी। अभी ये दो वर्ड से मिलकर बना है, परमिशन प्लस एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब परमिटिविटी क्या होता है कि इन दोनों चार्जेस के मध्य लगने वाला बल कितना एक्टिव होगा, इसकी परमिशन देगा, वो क्या होगा, परमिटिविटी। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के मध्य लगने वाला जो फोर्स है वो कितना एक्टिव होगा, इस बात की परमिशन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता या परमिटिविटी। ठीक है, तो ये इसका मान निर्वात में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके वैल्यू को। और एप्सिलॉन नॉट का मान ये अगर आप यहाँ रखेंगे और पाई का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपको K का वैल्यू मिलेगा, K बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल जब करोगे तब आपको काम आएंगे। K का वैल्यू जो है वो ज्यादा काम में आएगा, तो विशेष कर इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे इतनी बात समझ में। तो अगर दो चार्ज निर्वात के अंदर है, वैक्यूम में है, तो K का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता भी यही, इसका निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और के का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये हो गया जब हमारे चार्ज कहाँ रखे हुए हैं? निर्वात में रखे हुए हैं। यदि दोनों चार्ज, देखो ये जब चार्ज जो है वो यहाँ रखे हुए हैं तब के का वैल्यू ये हो गया। और इसी को हम जब निर्वात में रखे हुए हैं तब हम के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी जो फोर्स हमने लिखा था वो क्या था? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था कूलम फोर्स। तो अगर निर्वात में हम बल लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? निर्वात में स्थित, निर्वात या वायु में भी लिख दो साथ में, निर्वात या वायु में स्थित निर्वात या वायु में स्थित आवेशों पर बल, विद्युत बल जो होगा वो क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे इतनी बात समझ में, अगर हम चार्ज को निर्वात में नहीं रखकर किसी माध्यम में रख दें तब उस कंडीशन में क्या होगा? यदि दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखें, ठीक है, किसी माध्यम में रखें तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? किसी माध्यम में रखें तो, किसी माध्यम में रखें तो मान ले दो चार्ज है, ये है Q1 और ये है Q2, ये दोनों रखे हुए हैं एक दूसरे से r दूरी पर, और इनके बीच में कोई भी मीडियम है, इनके बीच कोई मीडियम भर दिया है या फिर पहले से कोई मीडियम था उसके अंदर इनको रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर इन दोनों को किसी माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों चार्ज हैं, इनको किसी भी माध्यम में रखा हुआ है तब इस के का वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये दोनों चार्ज हैं, इन दोनों को जब किसी माध्यम में रखा हुआ है तब के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या होगा? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हमारा के का वैल्यू आ जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? माध्यम में उपस्थित दोनों आवेशों के मध्य बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा F का वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे जो वैल्यू है वो एसआई पद्धति के अंदर है। के का वैल्यू अगर दो चार्ज निर्वात में रखे हुए हैं तब क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं इसको इधर लिख देती हूँ। ये वाला जो वैल्यू है वो इसी का ही है, इसी का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है।
अभी ये हो जाएगा हमारा के का वैल्यू निर्वात में, और ये के का वैल्यू है तो फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर कोई मीडियम रखा हुआ है तब के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और फोर्स क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी देखते हैं हम यहाँ पर जो एप्सिलॉन है मतलब विद्युत क्षेत्रता परमिटिविटी और जो हमारा के था इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स जो हमने पढ़ा है वो क्या है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्स। अभी देखो यहां से सबसे पहले मैं लिखती हूँ के का मात्रक तथा विमा। तो यहां से लिखो ये के का मात्रक चाहिए, के का मात्रक चाहिए तो ये वाला सूत्र ले लो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिसका चाहिए उसको एक साइड रखो, बाकी सभी को दूसरे साइड भेज दो। तो ये हो जाएगा के बराबर FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ठीक है, R डिस्टेंस, इसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, और चार्ज Q1 और Q2 कूलाम, चार्ज का मात्रक क्या है कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो जो K है इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और अगर इसका विमेय सूत्र लिखना है तो आप सीधा इसी से लिख सकते हैं। के का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले न्यूटन है मतलब फोर्स का यूनिट MLT-2, और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। तो यहां से आप इधर साइड में लिख दो I बराबर क्या होता है Q/T। कूलाम किसका मात्रक है चार्ज का, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I × T। I के लिए हम लिखते हैं एम्पियर A, और यहाँ पर T के लिए हम लिखेंगे टाइम कैपिटल T। तो कूलाम स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ A और T इसका पावर -2। तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगी K बराबर M L की पावर ये 2 और ये 13 L की पावर 3 T की पावर ये -2 और ये -2 कितना हो जाएगा T की पावर -4 और A की पावर -2। ये क्या हो जाएगा K का विमेय सूत्र। तो K का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और इसका विमेय सूत्र क्या होगा ML की पावर 3 T की पावर -4 A की पावर -2। ये सभी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका, और ये इसके ठीक है। अभी इसके बाद जो है वो हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा और मात्रा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन का मात्रक तथा विमा। तो यहां से देखो ये वाला फॉर्मूला लेती हूँ F बराबर, देखो इसके लिए हम सीधा यहीं से निकालेंगे, K का वैल्यू निकाला हुआ है सीधा इसी से इसका निकाल देते हैं। हम जानते हैं K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 कांस्टेंट है वैल्यू है, पाई भी क्या है कांस्टेंट है, इनका कोई भी यूनिट नहीं होता है ना ही डायमेंशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर से, तो सीधा यूनिट किसका होगा केवल एप्सिलॉन नॉट का। तो K का हमको पता है तो हम इसका लिख सकते हैं। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई, इसको इधर भेजा ये इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/K। ठीक है, तो इसका तो कुछ यूनिट नहीं होगा ना ही डायमेंशन होगा, तो जो K का होगा उसी का इन्वर्स कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लिखेंगे
तो 1 के का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के लिए कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कूलम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वैसे विमी सूत्र भी ये इसका जस्ट अपोजिट है। देखो ये न्यूटन है, यहाँ न्यूटन की पावर -1, मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर की पावर -2, यहाँ कूलम स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ कूलम स्क्वायर कूलम की पावर, यहाँ कूलम की पावर -2 है, यहाँ कूलम स्क्वायर हो जाए। तो k का जो इसका डायमेंशन है, तो जो इसका डायमेंशन है उसको भी हम सीधा रिवर्स कर दें, क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर +4 और a की पावर +2। ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसका ये मात्रक हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो अभी ये मैंने क्या बताया आपको, k का वैल्यू एसआई पद्धति के अंदर। अब हम सीजीएस में भी देखते हैं कि अगर हमारा मापन की पद्धति अगर चेंज होती है तो उस कंडीशन में फोर्स जो है वो किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग एक बार नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं इससे आगे। अब देख लेते हैं सीजीएस पद्धति में k का मान। सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति के अंदर k का वैल्यू देख लेते हैं। तो देखो k का वैल्यू क्या होता है एसआई में, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा सा काम करना है, ये जो k का वैल्यू एसआई में है इसको कन्वर्ट कर दो सीजीएस के अंदर। ठीक है, तो सीजीएस में हम कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन कन्वर्ट होगा किसमें, डाइन में, मीटर किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और ये कूलम स्क्वायर किस में हो जाएगा, स्टेट कूलम स्क्वायर में। आगे बात समझ में। सीधा सा काम आपको ये करना है कि आपको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधा न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में और कूलम को स्टेट कूलम में, क्योंकि ये इसकी सीजीएस यूनिट है। तो अगर आपको पता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर और 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम, तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको यूनिट कन्वर्जन तो आता ही होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ ही रखा है। और नहीं भी हो तो आपको सीधा सीजीएस पद्धति में k का वैल्यू जो भी आएगा उसको याद कर लेना है, ताकि आपको कभी भी अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ ले तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रहे। तो यहाँ से मैं इसका वैल्यू लिख देती हूँ, k बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵5। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। अब ये कूलम की पावर -2 है तो मैं इसको अपॉन में लिख देती हूँ। 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम, 3 × 10⁹9 स्टेट कूलम। तो k का वैल्यू हो जाएगा ये 9 × 10⁻, ये है 9 और ये 5, ये 9, ये होगा 10⁵, ये हो जाएगा 10⁻²,
रेस्ट पावर 2, तो ये होगा 10⁴ ये हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है ना, ये कूलाम का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये यहाँ से होगा 9 × 10⁻18, तो k बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ और 5 कितना हो जाएगा 14 और 4 18, तो ये होगा 9 × 10⁻18 और यहाँ पर भी है 9 × 10⁻18, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, अभी इसको हम सीजीएस में लिखेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलाम स्क्वायर, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा सीजीएस के अंदर 1। तो फोर्स क्या होगा फिर, तो फोर्स भी लिख देते हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य बल। ठीक है, किसमें सीजीएस के अंदर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी इसके अंदर ही चल रहा है। सीजीएस पद्धति में F बराबर क्या हो जाएगा, वैसे तो इसका वैल्यू क्या होगा फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ K का वैल्यू है 1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सीजीएस पद्धति में फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अगला टॉपिक है आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी, इसी का एक और नाम है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन आर या के से भी डिनोट करते हैं ना, एप्सिलॉन आर या के से भी इसको प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर या के से भी इसको क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, जो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का जो रेशो है उसी को हम क्या बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। एक बार इसको मैं लिख देती हूँ, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता, इधर लिख देते, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं। तथा इसे के से भी दर्शाया जाता है। इसे के से भी
दर्शाया जाता है। तो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम के से भी लिखते हैं और इसका और फॉर्मूला जो है वो फोर्स की टर्म में भी होता है। तो ये इसका और भी फॉर्मूले होते हैं, फोर्स की टर्म में भी है, आगे जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे उसकी फॉर्म में भी होता है। तो ये न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा। जैसे कूलाम का नियम भी आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल जो है वो बनते हैं। हमेशा एक न एक न्यूमेरिकल इसके बेस से बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसका एक फॉर्मूला फोर्स की टर्म में भी निकल के आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी इससे आगे देखते हैं। जब दो आवेशों Q1 तथा Q2 को निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में, जब दो आवेशों Q1 तथा Q2 को निर्वात में r दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य बल क्या होगा, निर्वात में रख रहे हैं तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 1। ठीक है, जब दो आवेशों को निर्वात में r दूरी पर रखा है तब इसके मध्य बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, एक दूसरे से अगर r दूरी पर रखा है। ठीक है, इसके बाद यदि इन दोनों आवेशों के मध्य एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दिया जाए तब इन पर कार्यरत बल, अगर इन दोनों के मध्य में कोई भी एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का मीडियम भर दिया है, तब उस कंडीशन में इनके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना होगा, ये मीडियम के अंदर बल है। ठीक है, तो इसको मैंने Fm लिखा है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, दो चार्ज है Q1 और Q2, ये r दूरी पर रखे हुए हैं, बस वो निर्वात में थे और इनके बीच क्या भर दिया है, माध्यम भर दिया है। एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का माध्यम इसके अंदर भर दिया है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर F की जगह मैंने नोटेशन चेंज कर दिया है, Fm लिख दिया है, ताकि आपको भी आसानी रहे कि Fm मतलब मीडियम जब है Q1 और Q2 के अंदर, तब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स। अभी इसके आगे मैंने क्या किया है, बाय इक्वेशन 1 और 2 मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन
2। तो F अपॉन एफ एम बराबर ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये F अपॉन एफ एम बराबर कितना हो जाएगा? F अपॉन एफ एम बराबर क्या हो जाएगा? ये इससे पूरा कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1/ε0 इंटू एप्सिलॉन अपॉन 1। तो F अपॉन एफ एम बराबर होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये डेफिनेशन में मैंने देखा था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन आर के। ये इसके बराबर होगा एप्सिलॉन आर की, या इसी को हम के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन आर के फॉर्मूले। तो जो एप्सिलॉन आर है इसके जो फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से, देखो जो एप्सिलॉन आर है इसको मैं लिख सकती हूँ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर है इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ एफ अपॉन एफ एम। अभी यहां से आप ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे, वहां पर आपको किसी भी मीडियम में फोर्स दिया हुआ और निर्वात में भी फोर्स दिया हुआ है और आपको पराविद्युतांक पूछे, तो आप यहां से निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अगर आपको पराविद्युतांक का वैल्यू दिया हुआ और आपको मीडियम का परमिटिविटी पूछे, विद्युतशीलता, तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना पता चलता है कि अगर आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकालना है, अगर आपके पास एप्सिलॉन गिवन है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स है, ये पता ही है, तो आप यहाँ से एप्सिलॉन आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू पता है, निर्वात में फोर्स पता है, तो आप मीडियम में फोर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझो, तीन में से अगर दो क्वांटिटी आपको दी हुई है तो आप तीसरा जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ये ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ जो एप्सिलॉन आर बराबर एफ अपॉन एफ एम है, यहाँ से इसका एक और डेफिनेशन बन सकता है। एक डेफिनेशन जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये भी लिखोगे तो भी आपका सही है, और फोर्स की टर्म में भी अगर आप इसको लिखते हो तो भी वो आपका सही होगा। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन तो हमने एप्सिलॉन की टर्म में लिख दी, दूसरा इसकी फॉर्म में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात निर्वात तथा माध्यम में समान दूरी पर उपस्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बलों का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होता है। आगे बात समझ में, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पराविद्युतांक क्या होता है? निर्वात में और माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। अगर इसी को मैं एप्सिलॉन की टर्म में डिफाइन करूं, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अभी देखो इसके बारे में, ये जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है, पराविद्युतांक है एप्सिलॉन आर या के, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ।
फर्स्ट है कि ये जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है, मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि। देखो यहाँ ध्यान से समझना, अगर परमिटिविटी है केवल तो उसका डायमेंशन होगा, ठीक है, और उसका यूनिट भी होगा, लेकिन इसका कोई मात्रा को विमा नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, रेशियो। जैसे यहाँ फोर्स और फोर्स अनुपात है, तो फोर्स के डायमेंशन से फोर्स का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। सेम इधर भी ऐसा ही, ये दोनों ही सेम है, तो इन दोनों का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा और ना ही इसका मात्रक होगा। एप्सिलॉन आर जो है वो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। इसको के से भी लिखा हो सकता है, आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट। सेकेंड क्या है, इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से बड़ा या इसके बराबर होगा। ठीक है, 1 से छोटा इसका वैल्यू नहीं होगा, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। आगे बात समझ में, इसको ध्यान रखना, इसका वैल्यू 1 से बड़ा या इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा या इसके बराबर होगा। अब अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू या परावर्तितांक का वैल्यू क्या होगा, परावर्तितांक का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर मीडियम क्या है, एयर है, निर्वात या वायु है, तो निर्वात या वायु के लिए ऐसा लिख देती हूं मैं, निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, अगर धातु की बात करें, मेटल की, तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। और जल के लिए कितना होता है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 81। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपके अगर न्यूमेरिकल बनेंगे तो उसमें आपसे सीधा पूछेंगे कि अगर कोई भी दो चार्ज है, इसके बीच में कोई भी धातु रख दिया है, तब उसके ऊपर लगने वाले फोर्स का मान क्या होगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू मेटल के लिए, धातु के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, वरना आपका जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये इसको मैं इसे डाल देती हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग एक बार नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।